जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। मजहबी उन्माद, मजहबी उन्माद, मजहबी उन्माद। कब तक हम ये शब्द लगातार सुनते रहेंगे? ये स्वीडन में हो रहा है, ये अमेरिका में हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है, ये जर्मनी में हो रहा है, ये इंग्लैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये दुनिया में कहां नहीं हो रहा है। इसलिए केवल ये कहना, किस घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे। उदयपुर में जिस तरीके से एक एक हमारे हिंदू भाई की जिस तरीके से उसका मैं ये पोस्ट एक मैंने फेसबुक पर किया था कि सरतन से जुदा अब ये केवल जुमला भर होकर के नहीं रह गया है, बल्कि इसका स्पष्ट रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से दिन के उजाले में होता हुआ नजर आ रहा है और ये हुआ है। लेकिन ये हुआ है तो क्या केवल ये इसको मजहबी उन्माद मान करके छोड़ दिया जाए? क्या आपको वाकई में लगता है कि केवल और केवल एक व्यक्ति के द्वारा यह किया गया है? सोच के देखिएगा, जो मैंने शुरुआत में कहा कि मजहबी उन्माद ये दुनिया में कहाँ नहीं है, और मजहबी उन्माद इससे पहले क्या नहीं था? मजहबी मजहबी उन्माद क्या बाबर के समय में नहीं था, या औरंगजेब के समय में नहीं था, या अकबर के समय में नहीं था? ये जितने भी मुगल आक्रांता, जितने भी तुर्क, जितने भी मलेच्छ भारत में आए, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें या कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें या इल्तुतमिश की बात करें, इन सब के समय, गजनवी के समय, नादिर शाह के समय, इन सब के समय तो ये मजहबी उन्माद था। लेकिन मजहबी उन्माद आज के समय हमारे लिए परेशानी का सबब इसलिए बन रहा है क्योंकि इस मजहबी उन्माद को पोषण दे रहा है राजनीतिक उन्माद। जी हाँ, अगर करौली में, खगरौन में, भीलवाड़ा में, ये तो राजस्थान की बात है, खगरौन की बात जब हम मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, कहां पर आपको ये मजहबी उन्माद देखने को नहीं मिलता है? हर जगह तो है, लेकिन जहां जहां ये मजहबी उन्माद देखने को मिलता है, आपको ये भी समझ में आएगा कि वहां की सरकारों के द्वारा उस मजहबी उन्माद को पोषित किया जा रहा है, उसका पोषण किया जा रहा है, और उसी कारण से ये सर उठाता है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये किसी व्यक्ति का किया धरा है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये किसी संस्था का किया धरा है। केवल और केवल बात इतनी सी है कि जब राहुल गांधी विदेश में बैठ करके केरोसिन की बात करते हैं तो देश में आग क्यों लग जाती है? मैं यहां पर बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आज की तारीख में मोदी जी यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, जो एक शासन व्यवस्था समाप्त हुई, जो जो जिनका देहावसान हुआ, उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं और नए वाले व्यक्ति को शुभकामनाएं देने जाते हैं, उसी दिन इस तरह की घटना होना, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। लेकिन इस बात को भी समझ लीजिएगा कि अब केवल चाय पे चर्चा से काम नहीं चलेगा, अब केवल और केवल डिनर डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की सियासी बाड़ेबंदी जो है वो बहुसंख्यक समाज को दहशत में डालने का काम कर रही है। अगर केंद्र सरकार वहां अगर क्षात्र तेज नहीं दिखाई देता है, ब्रह्म तेज नहीं दिखाई देता है, तो हमें राज्य सरकार में भी जो चीज दिखाई दे रही है वो केवल इतनी दिखाई दे रही है कि आप एक पूरे के पूरे वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए किस सीमा तक, किस हद तक जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम चल चुका है कि अब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से काम नहीं चलेगा। आपको मालूम चल चुका है कि अब हनुमान मंदिर, शिव मंदिरों की परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा। तो आपको यह समझ में आ चुका है कि अगर मुसलमानों के वोट हमें पश्चिम बंगाल में नहीं मिले, हमें उत्तर प्रदेश में नहीं मिले, हमें पंजाब में नहीं मिले, हमें उत्तराखंड में नहीं मिले, तो किस कारण से? हिंदू तो हमें वैसे भी बहुत कम संख्या में वोट दे रहा है, ऐसे में जो हमारा मेन वोट बैंक था, जिसे हम जय भीम और जय मीम के नाम से जानते थे, वो हमें कम से कम वोट दे दे, वो दलित हमें कम से कम वोट दे दे, वो मुसलमान हमें कम से कम वोट दे दे, और इसके लिए उस पक्ष को सबल बनाना और सामने वाले पक्ष को दहशत में लेकर के आना, अगर ये आपकी राजनीतिक चारित्र्य है, तो आपका राजनीतिक चारित्र्य किस तरीके से इस देश पर एक काला धब्बे की तरीके से काम करेगा, ये सोचने की बात है। ये राजनीतिक चरित्र क्या देश के लिए अच्छा है? क्या ये राजनीतिक चरित्र इस सनातन हिंदू धर्म के लिए अच्छा है? क्या ये राजनीतिक चरित्र हमारे वर्तमान और हमारे वर्तमान से जुड़े हमारे भविष्य के लिए अच्छा है? केवल एक फॉर अ टाइम बीइंग जब आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, उस हरकतों के कारण से क्या हम नहीं माने कि भारत में तालिबानी हरकतों को आप जन्म दे रहे हैं? और ये जन्म देना क्या ये भस्मासुर के तरीके से नहीं होगा, जिसे कोई एक व्यक्ति जन्म देता है और उसके बाद में वो उसी व्यक्ति को मारने दौड़ पड़ता है? आपने सुनी होगी वो कहानी पारस मणि की। जब एक व्यक्ति किसी भी चीज को छूता है तो वो सोना बन जाता है,
लेकिन उसके बाद में उसे भोजन नहीं मिलता। क्या वाकई में आपको लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए आप कुछ वोट बैंक कमा लेंगे और उसके बाद में वो वोट बैंक आपको ही नहीं डसेगा? ये किसी भी ये उसी तरीके की बात है, क्योंकि उदयपुर की बात है, उदयपुर की बात जब आती है, मेवाड़ की बात जब आती है, तो हल्दी घाटी की बात आती है और दिवेर की बात आती है। और उसी हल्दी घाटी के युद्ध की एक घटना बहुत प्रचलित है, जब एक सिपह सालार ये सुनता है, ये कहता है कि भाई इनमें से ये हम कौन किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है। तो दूसरा मुगल सिपह सालार उससे ये बोलता है कि दोनों तरफ से कोई मारे या मरे, लेकिन मरेगा तो काफिर ही, मरेगा तो हिंदू ही। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस राजनीतिक चरित्र के कारण से अगले 2 साल बाद में ये उल्टा करके बूमरैंग होगा, ये यू टर्न लेगा और ये आपको डसेगा? क्या इस तरीके की राजनीतिक अदूरदर्शिता आपने पिछले 100 साल में पाई है? 1885 से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था और उसके बाद में 1947 के बाद में आज 75 साल हो रहे हैं। इतनी इतनी बड़ी आपकी परंपरा रही है, इतना बड़ी आपकी लेगेसी रही है जिसके बारे में आप बात करते हैं। और अगर आप आज भी मजहबी उन्माद को पालना चाहते हैं, तो उस पालने के लिए कम से कम इस देश के बहुसंख्यक समाज को तो हथियार मत बनाइए। कम से कम ये तो मत बोलिए कि किस तरीके से हम जो है वो अभी भी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल का एक वर्डेटा जो है उसको आगे रखते हुए कि मोदी जी और अमित शाह जो है वो देश के नाम संदेश दें। आपकी पार्टी है, आपका स्टेट है, आप किस तरीके से इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को काबिज कर सकते हैं? हम बचपन से सुनते आए अगर पुलिस चाहे तो एक पॉकेट मार किसी के पॉकेट नहीं मार सकता, वो जेब कतरा किसी की जेब को कतर नहीं सकता, किसी का एक पैसा नहीं चुरा सकता। पुलिस सब जानती है। आप तो पुलिस के माई बाप हैं। अगर आप पुलिस के माई बाप हैं तो इस देश में, इस राज्य में किस तरीके से ये हरकतें लगातार हो रही हैं? हम लोग जानते सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां आजमगढ़ और रामपुर जैसे गढ़ हुआ करते हैं, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर हर दूसरे दिन दंगा हुआ करता था, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के राज में पिछले 5 वर्षों में यूपी की, उत्तर प्रदेश की, जिसे उल्टा प्रदेश कहा जाता था, वो उल्टा प्रदेश किस तरीके से दुनिया को, पूरे भारत को एक सीधा रास्ता दिखा रहा है। क्या वो सीधा रास्ता अगर उल्टा प्रदेश दिखा सकता है, उत्तर प्रदेश दिखा सकता है एक सन्यासी के राज में, तो क्या आप चाहते हैं कि भारत के हर राज्य में एक एक सन्यासी शासन व्यवस्था को संभाले? क्या आप यही चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो भारत में सन्यासियों का एक बार फिर से कुनबा आगे बढ़ेगा और हर राज्य में एक सन्यासी आएगा और वो सन्यासी ही उस राज्य की, उस शासन की बागडोर संभालेगा। लेकिन क्या इस देश के लिए, शासन व्यवस्था के लिए सही होगा? क्या सन्यासियों का अब केवल यही काम रह गया है? यूपी से योगी आदित्यनाथ एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर यूपी में वो काम कर सकता है, उस राज्य में वो काम कर सकता है जिस राज्य को पाकिस्तान बनने का मुख्य कारण माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार, यही तो वो स्टेट्स थे जिनके कारण से पाकिस्तान का जन्म हुआ। और उस उत्तर प्रदेश को अगर ठीक किया जा सकता है योगी जी के लठ से, उनके डंडे से, तो राजस्थान को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? केवल और केवल ये कह करके कि किसी व्यक्ति ने, किसी भटके हुए व्यक्ति ने ये काम किया है, साहब काम नहीं चलेगा। मजहबी उन्माद की तो बात ही मत करिए। मजहबी उन्माद तो दुनिया में हर जगह है, उसकी तो बात करना ही बेफिजूल है। लेकिन जब तक उस मजहबी उन्माद को राजनीतिक उन्माद के द्वारा पोषण नहीं मिलता है, वो सर नहीं उठा पाता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके जिम्मे है, आपको संभालना पड़ेगा। नहीं संभालेंगे तो देश आपको संभालेगा, राज्य की जनता आपको संभालेगी। कैसे संभालेगी, वोट के तरीके से संभालेगी या किसी और तरीके से संभालेगी, हमें नहीं पता, लेकिन आप समझ जाइए, यह हम सबके लिए अच्छा है। नमस्कार।